अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप तमाम लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और नाज़रीन, आज मैं लेकर आई हूँ आपको एक पंसारी की शॉप पर, और यहाँ पे हम कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नाज़रीन हम जाएंगे एक हकीम की शॉप पर भी, और हकीम साहब से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं जिन्हें एलोपैथिक दवाइयाँ असर करती हैं, और बाज़ लोग होते हैं जो हकीम के पास जाते हैं जिन्हें हर्बलिस्ट दवाइयाँ होती हैं वो असर करती हैं। तो हम आज के एपिसोड में आपको फ़र्क दिखाएंगे एलोपैथिक दवाइयों का और हर्बलिस्ट की दवाइयों का। तो आप हमारे साथ साथ रहिएगा आज के एपिसोड में। जी हम इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? अशरफ महमूद सैफी। अच्छा, आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हैं? मैं कुछ मेडिसिन लेने आया हूँ, हर्बल। अच्छा। क्योंकि मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ हर्बल, सस्ती भी होती हैं और बहुत इफेक्टिव होती हैं। तो बीपी के लिए मैंने ली है दवा, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए भी। जी, मतलब आप एलोपैथिक से ज़्यादा जो हर्बल जो प्रोडक्ट होती हैं और होम्योपैथिक की होती हैं आप उन्हें प्रेफर करते हैं? जी, मैं सबसे ज़्यादा हर्बल को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, और कोई प्रॉब्लम आए भी तो वो जल्दी उसका रिलीज हो जाती है, और एलोपैथिक्स के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये नुस्खा आपने खुद तैयार किया या आपको किसी डॉक्टर ने लिख कर दिया था, किसी हर्बलिस्ट ने दिया था? हाँ, मुझे एक दोस्त ने दिया है, उन्हें किसी हर्बलिस्ट ने जरूर दिया होगा। उन्होंने आजमाया है, उन्हें पसंद आया तो मुझे बताया उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए दिया। अब तो पसंद आ गया तो मैं इसलिए आया हूँ लेने के लिए। अच्छा, आपने अभी यूज नहीं किया इसे? जी किया मैंने, उन्होंने मुझे सैंपल दिया था, वो फिट हुआ तो मैं लेने आ गया। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, हम उससे भी बातचीत करेंगे कि वो एलोपैथिक दवाई क्यों नहीं यूज़ करते और हर्बल और होम्योपैथिक को क्यों प्रेफर करते हैं, या एलोपैथिक के दौर में इतने ज़्यादा डॉक्टर्स के दौर में लोग जो है ना अभी भी हकीमों की दवाइयों पर जी रहे हैं, तो क्या वजह है। आइए आप हमारे साथ। नाज़रीन, हम लोग एक पंसारी की शॉप पर मौजूद हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगी। मुझे तो यहाँ पे इतने मुश्किल नाम पढ़ के ही बहुत वो हो रही है, तो इनसे पूछते हैं कि जनाब इन्हें कैसे इतने मुश्किल नाम समझ में आते हैं और ये जड़ी बूटियों के नाम कर रखता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? अज़कार अब्बासी। सॉरी? अज़कार अब्बासी। अज़कार अब्बासी। जैसे हमारी जड़ी बूटियों के पहले तो आपका नाम ही इतना मुश्किल है, बिल्कुल। क्या जैसे आपकी जड़ी बूटियों के इतने मुश्किल तरीन नाम है, इसी तरह आपका नाम है। क्या मीनिंग है इस नाम की, अज़कार? अज़कार जिक्र की जमा है, अज़कार के मानी है जिक्र करने वाला। अच्छा सर, आप कब से ये काम कर रहे हैं? 17 साल से। 17 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो आपने कोई और शोबा क्यों नहीं चुना, यही शोबा क्यों? बस असल में शुरू में आया तो मेरे जो उस्ताद हैं बहुत अच्छे थे, वो उन्होंने मुझे ये काम सिखाया, तो उसके बाद मुझे ये काम छोड़ के कि दूसरे काम के लिए दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा, आपके उस्ताद यहाँ पर मौजूद होते हैं या शॉप आपकी अपनी नहीं है? जी हाँ, मेरे उस्ताद होते हैं यहाँ पे, तो अभी वो गए हुए जमात के साथ गए हुए। अच्छा सर, एक बात बताएं, ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, और जैसे ही मैंने कहा आपकी जड़ी बूटियों के इतने मुश्किल नाम है, वैसे ही आपका नाम भी इतना ही मुश्किल है। तो ये जो जड़ी बूटियों का नाम है, अक्सर हकीम जो लिख कर देते हैं, नुस्खा लिख कर देते हैं, तो वो राइटिंग आप लोगों को समझ में आ जाती है? हाँ जी, समझ आ जाती है। और दूसरा ये होता है कि जैसे जड़ी बूटी हर अपनी ज़बान में इसका नाम है। हाँ। तो जैसे अगर कोई पंजाबी हकीम है, वो पंजाबी लैंग्वेज में लिख के दे देगा। अच्छा। तो हमें सब नाम आने चाहिए, ताकि पंजाबी हकीम है, सिंधी है, कोई भी लिख के देता है तो हमें समझ आ जाती है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि जो पंजाबी हकीम होता है वो पंजाबी में लिख के देता है, जो सिंधी हकीम होता है वो सिंधी में, और जो उर्दू होते हैं वो उर्दू में, तो हर कोई अपनी लैंग्वेज में लिख कर देते हैं? नहीं, ज़्यादातर आम तो जो है वो उर्दू में ही आते हैं। तो बाज़ होते हैं लोग, जैसे देहाती लोग हैं, किसी ने नुस्खा लिखा तो उर्दू में नाम नहीं आ रहा तो वो पंजाबी में लिख देते हैं। ठीक है। पंजाबी में जैसे ये हमारे पास हलियून है। सॉरी? हलियून। जी हाँ, उर्दू में इसको हलियून कहते हैं। अच्छा। अब कोई पंजाबी लिखेगा तो वो हालू लिखेगा। अच्छा। और अरबी में उबर रशाद। तो ये हमें नाम आने चाहिए, ताकि ये ना हो कोई उबर रशाद लिख के ले तो हम कहें भाई हमारे पास है ही नहीं। सही। तो नाम तो फिर याद रखने पड़ते हैं। तो इसी तरह सबके, अच्छा बिल्कुल ही अलग हो गया ना, एक हालो हलून और उबरशात, तो बिल्कुल ही अलग हो गया। अगर मैं काम करूंगी तो मैं तो कहूंगी कि यहाँ पर है ही नहीं। तो अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि इन जड़ी बूटियों को सेफ रखने के लिए आप क्या करते हैं, इनकी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? मतलब जिस तरह दूसरी दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं तो ये भी एक्सपायर हो जाती होंगी?
एक तो यह है कि ये इतनी क्वांटिटी में मंगाई जाए कि 1 महीने तक, ताकि वो खत्म हो जाए, फिर नई जड़ी बूटी आ जाए। तो दूसरी बात यह है कि इनको देखना पड़ता है, इनको छन्नी लगा के साफ करें, इसमें मट्टी लकड़ी ये चीज़ें ना हो। तो बाज़ चीज़ें जैसे बर्नी का ढक्कन खोल के रख दिया ताकि उसको हवा लगे, तो तकरीबन ये 5-6 महीने इतना तो निकाल देती है जड़ी बूटी। हाँ, तो जब ये एक्सपायर हो जाए तो वो उसका पता चल जाता है उसको, जैसे वो गुण लग जाते हैं, पाउडर छोड़ देती है वो। हाँ, तो वो फिर काम नहीं करती, फिर उसको तो फेंकना ही पड़ता है। जी अच्छा, आपके पास तकरीबन मुझे देखने में नजर आ रही है काफी सारी जड़ी बूटियां हैं। आप बताएं कितनी क्वांटिटी में आपके पास जड़ी बूटियां मौजूद है इस वक्त? कितने आइटम जड़ी बूटियाँ तो पूरी तो कोई भी नहीं कर सकता, इतनी जड़ी बूटियाँ हैं। हाँ, तो तकरीबन 1000 आइटम तो है हमारे पास। 1000 आइटम? जो बाकी और जैसे अर्कियात वगैरह ये मेडिसिन छोड़ के जड़ी बूटी जो है वो 1000। जी। सर, ये जड़ी बूटियां कहाँ से आती हैं? ये हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडिया से आती है, बाहर मुल्कों से आती है, इंडिया से, और जैसे ये आती है हुस्न यूसुफ आती है, मिस्र से वहाँ से आती है, वर्स है, यमन से आती है, तो बहुत बाहर से भी आती है, लेकिन ज़्यादा हमारी अपनी है पाकिस्तान की। ठीक है, तो कुछ पाकिस्तानी जड़ी बूटियां दिखाएं आप हमारे नाज़रीन को, जो पाकिस्तानी जड़ी बूटी है वो। पाकिस्तानी जड़ी बूटी अभी ये सामने ये मेरे को लगी है। सर, सबसे ज्यादा जड़ी बूटी यूज होती है आपकी शॉप पे, जो लोग लेने के लिए आते हैं, वो कौन सी है? ज्यादातर जो है इंडियन जड़ी बूटी यूज होती है, और कहते हैं कि भाई हमें फलां चीज चाहिए, इंडियन चाहिए। ओके, जी हाँ। इसकी क्या वजह है? ये है कि जमीन की तासीर का फर्क है। अच्छा। जैसे सफेद मूसली है, हमारी पाकिस्तान की सफेद मूसली है, वो इतना काम नहीं कर रही जितना कि इंडिया की कर रही है। अच्छा। तो जमीन की तासीर का, जैसे एक चीज देसी है, वलायती है, वो जमीन का तासीर हो जाती है। अच्छा, ये जो सफेद मूसली है, ये किस लिए यूज होती है? ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। जोड़ों में ये जो लुआब खुश्क हो जाता है, ये बनाती है, ये उसके लिए बेहतरीन है। और सबसे महंगी जड़ी बूटी आपके पास कौन सी है? महंगी भाई, महंगी तो महंगी से महंगी भी है, जैसे कस्तूरी आती है। सबसे महंगी, यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि सबसे महंगी जड़ी बूटी आपके पास कौन सी है और सबसे सस्ती जड़ी बूटी कौन सी है? सबसे महंगी कस्तूरी, तो तकरीबन 13,000 रुपए की 1 ग्राम है। अच्छा। जी हाँ। और सबसे सस्ती तो खैर बहुत है, जैसे ये बरगे बांसा है, 70-80 रुपए किलो आता है, और ये हलो है, ये भी 70-80, मतलब ऐसे सस्ती तो बहुत है। और महंगी सालब मिस्री आती है, ये तकरीबन 17,000 रुपए किलो है। अच्छा, तो ये जो कस्तूरी आपने बताई 13,000 रुपए की 1 ग्राम है, कस्तूरी कहाँ से आती है? पाकिस्तानी है? कस्तूरी नहीं, कस्तूरी इसकी एग्जाम है आपके पास, इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है? एक ही आती है, बैरून मुल्क से आती है वो, और उसका ये होता है कि दवाइयों में यूज करते हैं, आमिल लोग ले जाते हैं, वो इस्तेमाल करवाते हैं। ये हिरन की नौफ है। अच्छा। हिरन की नौफ में से निकलती है कस्तूरी? जी हाँ। हिरन भी कोई 100 में से 1 हिरन है जिसकी नौफ में है, इसलिए ये इतनी महंगी होती है, और अच्छे रिजल्ट है इसके, ताकत की दवाइयों में इस्तेमाल होती है। जी हाँ, जैसे जाफरान है। अच्छा सर, आप मतलब 17 साल से आप माशाल्लाह से ये काम कर रहे हैं, तो क्या आप एलोपैथिक दवाइयों को प्रेफर करते हैं या हर्बलिस्ट को या फिर होम्योपैथिक? नहीं, मैं तो हर्बलिस्ट को ही करता हूँ। अच्छा। हाँ जी, इसका यह है कि अगर एक चीज़ आपको फ़ायदा नहीं दे रही तो कोई नुकसान भी नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इनका असर देर पा होता है। और जैसे मेडिसिन आपने कोई खा ली, वक्ती 1 टेबलेट खा ली, कल अब ठीक हो गई, इसका ये नहीं है। कम से कम 10 दिन 15 दिन में आराम आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, और मुस्तकिल फ़ायदा होगा आपको। लेकिन लोग जल्दबाज होते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमें फौरी आराम आ जाए, तो वो लोग इस चीज़ को नहीं, हाँ जो हमारे पुराने आबाओ दादा दादी नाना नानी उनको ले लिया जाए, तो वो फिर होम्योपैथिक कोई और हर्बलिस्ट की जो दवाइयाँ होती हैं नहीं कहते हैं कि जनाब हमें यही यूज़ करनी है। हाँ, नहीं, अब जो है मौजूदा ये जो दौर है, इसमें तो बहुत ज़्यादा हमारे इसमें बहुत ज़्यादा लोग इस तरफ आ गए हैं, हर्बल की तरफ बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो क्यों, लोगों को फ़ायदा हो रहा है इससे। तकरीबन आप एक चीज़ है, अगर 10-12 दिन उसको आप यूज़ कर रहे हो,
अगर आपको फायदा करेगी, आप दूसरे 2-3 और को बताओगे। हाँ, ठीक है। तो वही बात जो मैंने पहले की, अगर ये फायदा ना करे, नुकसान भी कोई नहीं करती। हाँ, लेकिन फायदा थोड़ी देर में करती है। जी हाँ, आराम आराम से फायदा आता है इसका, लेकिन देर पर असर होता है। अब ये नहीं है कि आज खाई कल आराम आया, परसों फिर वही तकलीफ शुरू हो गई, इसका वो नहीं होता। ये मुस्तकिल फायदा देती है। अच्छा सर, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं तो वो भी जड़ी बूटियां लेकर, उनकी भी आपके पास नुस्खे आते होंगे, मतलब आपके पास ऐसी जड़ी बूटियां भी होती होंगी जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी यूज करते होंगे और जो हर्बलिस्ट हैं वो भी यूज करते होंगे। नहीं, अभी तो यह है कि डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा तकरीबन कर रहे हैं ये हमारी ये जड़ी बूटियाँ। आते हैं बाद, जैसे अमूमन ये फ्लू हो गया, गले का कोई मसला हो गया, तो उसमें यह है कि आते भाई आप ये अपना जोशांदा बना के दे दो, बच्चे को देना है। क्यों? तो उन्हें पता है कि ये हमारी इनसे बेहतर ये है, ये हमारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं देगी। जैसे ये मुलट्ठी हो गई, उन्नाब हो गया, गुलबनफ्शा हो गया, इसका कावा बना लिया, नजला जुकाम है, कावा बना के पिला दिया बच्चों को, ठीक। पर ये बहुत काफी लोग इस तरफ आ गए। अच्छा, एक बात और सवाल मेरे जहन में चल रहा है, क्या तमाम बीमारियों का इलाज हर्बलिस्ट में भी मौजूद होता है? जी हाँ, तकरीबन हर बीमारी का इलाज इसके अंदर है। जी। मतलब अगर कैंसर हो गया या कोई और बड़ी बीमारियां आजकल बहुत चल रही हैं, बहुत ज्यादा, मतलब जितनी भी बीमारियां मुफ्त बढ़ती जा रही हैं और वो हमारी अपनी लापरवाहियों की वजह से, तो सबका इलाज होता है हर्बलिस्ट में? हाँ। या कहीं ऐसे मोड़ पे आगे मुझे सोचना पड़े कि नहीं जनाब, अब मुझे एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर बीमारी का इलाज इसके अंदर है। क्योंकि हमारे पास दिन को तकरीबन हकीम ही आते हैं नुस्खे लेने। अच्छा। जैसे कई आते हैं कैंसर का नुस्खा है जी, कैंसर के मरीज को देना है, इससे उसको बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा। जैसे ये हमारी धमासा बूटी के नाम से आती है, ये लोग ले जाते हैं, ये कैंसर की दवाइयों में इस्तेमाल होती है। तो यह है कि मैं तो समझता हूँ कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज इसमें ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें अपना टाइम दिया और हमसे बातचीत की। नाज़रीन, हम यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, हमसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लेने के लिए आई हैं आप? मैंने ये दवाई लेके आया। क्या दवाई है ये, क्या चीज़ है? ये मुझे किसी ने दिया है कि ये सुबह एक तोड़ के लेना शुगर के लिए। अच्छा, कितनी शुगर थी आपकी? मेरा शुगर 450 था। उससे मुझे इससे फ़र्क पड़ा। मेरा डॉक्टर को मैंने ये नहीं बताया कि मैं आपका दवाई भी ले रही हूँ, ये भी ले रही हूँ, दवाई को साथ साथ। मैंने बोला अच्छा नहीं लगता, तो मेरा शुगर अभी 150 है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं वैसे ये है क्या चीज़, इसे क्या कहते हैं? इसको मुझे किसी ने दिया, उस वक्त उसने नाम नहीं बताया। इसको पता है, यकीन है ये सही नाम बताएगा इसका। ये सर आप प्लीज मुझे इसका नाम बताएं ताकि जो शुगर के मरीज हैं हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उन्हें भी पता चल जाए और वो ये ले लें। नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमारे साथ एक खातून मौजूद है जो अपनी लाइव कहानी बता रही है। जी, इसको करंजवा कहते हैं। और ये जैसे ये करंजवा लेने आई है शुगर के लिए, मैं ये भी बता दूं आपको कि मेरी अपनी वालदा की शुगर 480 थी और उनकी आंख का ऑपरेशन होना था, डॉक्टर ने मना कर दिया था। कोई मेडिसिन मैंने नहीं छोड़ी जो उनको नहीं दी। फिर मैं ये करंजवा और जामन के बीच ये उनको मैंने पीस के दिए, तकरीबन 15 दिन उनको खिलाए, तो 120 पे उनकी शुगर हो गई और माशाल्लाह कल उनका ऑपरेशन भी हो गया। लेकिन इससे आप पूरी डिटेल आप बता चुके हैं हमारे नाज़रीन को, तो आप प्लीज इसे लेने का तरीका भी बता दीजिए कि किस तरह लेना है। ये करंजवा है, अगर ये आप 100 ग्राम लेंगे तो इसका अंदर से मगज निकालना है, 50 ग्राम रह जाएगा। और 50 ग्राम ही आपने जामन के बीज लेने हैं, जिनको ग्राइंड कर ले, पीसने, पाउडर बना के सुबह नहार मुँह 1 चमची पानी के साथ ले लें। जी हाँ, इंशाल्लाह फिर 15 दिन में फ़र्क आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, लेकिन आप लोग कहीं भी नहीं जाइएगा क्योंकि ब्रेक से वापस आने के बाद हम एक हकीम साहब के पास जाएंगे और उनसे कुछ बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कुछ उनकी फील्ड के बारे में।